प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का साहित्यिक हिंदी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, धीरे धीरे ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से ही सही हमारा कोर्स काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अधिकतम अध्यायों का हम अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि ज़्यादातर जो हमारे अध्याय हैं, ज़्यादातर हमारा जो कोर्स है वो पूरा होने के कगार पर है। आप में से कुछ एक विद्यार्थी जो हैं वो बड़े साधुवाद के पात्र हैं, जो रोज़ कक्षा को ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी और उनके जो गार्जियंस हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। घर पर रहते हुए भी वो लोग क्लास को पूरी तरीके से नहीं देखते हैं और कहीं न कहीं इन बातों का खामियाजा आप सभी को ही भुगतना पड़ेगा। हम अपना कर्म जो है ईमानदारी के साथ पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। खैर, कल तक हम पढ़ रहे थे गेहूं बनाम गुलाब अध्याय, जिसमें रामवृक्ष बेनीपुरी ने मानसिक और भौतिक संतुलन के बारे में बताया है। और यहाँ भौतिकता का प्रतीक जो है, पेट का जो प्रतीक है वो गेहूं है, और मस्तिष्क का या मानसिकता का प्रतीक जो है वो गुलाब है। एक समय था जब दोनों में सामंजस्य था, दोनों में संतुलन था। संतुलन कब तक था? जिस समय भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बंसी थी, और जैसे ही बंसी उन्होंने उतारी, रख दी, चक्र और गदा उनके हाथों में आए, तो महाभारत का परिणाम सामने आया, सर्वनाश सामने आए। तो कहने का मतलब क्या है कि आज गेहूं सिर ढूंढ रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। क्यों? इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, अब गेहूं प्रतीक बन गया किसका? हड्डी तोड़ने वाले, उबाने वाले, थकाने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का। अर्थात अब गेहूं यानी भौतिकता की यदि कोई पूर्ति करता है, पेट की यदि कोई पूर्ति करता है, तो उसको आड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। वह श्रम जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके, यानी हाड़-तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने के वांदे पड़े हुए हैं। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी का और गलीज का। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी नष्ट करती है। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख, चक्र और गदा ले लिए। नतीजा हुआ महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। यानी कहने का प्राय है, जब संतुलन समाप्त होता है तो फिर विनाश होता है। यह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महाविनाश है। गेहूं सिर ढूंढ रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर पछता रहे हैं। तो देखो बेटाओ, क्या कह रहा है कि आज गेहूं और गुलाब जो है, दोनों का संतुलन समाप्त हो गया है। आज मनुष्य की जो भूख है वो बढ़ती चली जा रही है, और इस बढ़ती हुई भूख के कारण परिणाम ये हो रहा है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और गुलाब यानी मानसिक जो लोग हैं, जो ज़्यादा कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो विलासिता में डूबे हुए हैं, गंदगी का प्रतीक बन चुके हैं। खैर, चलो पीछे मुड़ो। गेहूं और गुलाब में एक बार फिर संतुलन स्थापित कर देते हैं। लेखक कह रहा है कि जब ये संतुलन बिगड़ गया है, तो क्यों नहीं हम एक बार पीछे इतिहास की तरफ देखें और दोनों में संतुलन बिठाने का प्रयास करें। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है? अर्थात मनुष्य क्या पीछे मुड़कर कभी देखता है? कभी मुड़ सकता है क्या? भाई, जानवर हो तो उसको मोड़ ले, मनुष्य को कौन मोड़ेगा? यह महायात्री चलता रहा है, चलता रहेगा। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? और यदि हम संतुलन बिठाने की कोशिश भी करें तो क्या वो स्थायी होगा? क्या इतिहास फिर दोहरा नहीं रहेगा? नहीं। मानव को पीछे मुड़ने की चेष्टा न करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे
गेहूं पर गुलाब की विजय चिर विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो, क्या ये संभव है? तो लेखक कहता है कि हाँ, यह बिल्कुल सोले आने संभव है। तो लेखक का मतलब यही है बेटा, एक बार फिर से ध्यान से सुने कि गेहूं और गुलाब के संतुलन को छोड़कर लेखक मानव के लिए एक नई दिशा की ओर जाने का संकेत करता है। आज क्या है बेटा, विज्ञान का युग है और विज्ञान ने गेहूं और मनुष्य की भूख का रहस्य जान लिया है। ठीक है ना। और क्या ये जो सुख है और शांति है, इसको ये दोबारा से कायम कर सकेगा? विज्ञान ने बता दिया है कि गेहूं क्या है, और उसने यह भी बता दिया है कि मानव में यह चिर बुभुक्षा क्यों है। विज्ञान ने क्या बता दिया? विज्ञान ने यह बता दिया है कि भूख क्या होती है और मनुष्य को लगातार भूख क्यों लगती है। विज्ञान ने गेहूं और मनुष्य की भूख का रहस्य जान लिया है, और अब वह दिन दूर नहीं है जब विज्ञान की सहायता से इंसान गेहूं को अपने वश में कर लेगा। अर्थात विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियां हैं गेहूं के संदर्भ में वो हुई हैं, लेकिन फिर भी मानव की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गेहूं का गेहूंत्व क्या है हम जान गए हैं। यह गेहूंत्व उसमें आता कहाँ से है, हमसे यह भी छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया के पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। क्यों पृथ्वी की जुताई गुड़ाई हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को न ग्रहण करें। यानी पृथ्वी, हमारे शरीर में जो पंच तत्व हैं उनकी पूर्ति करने के लिए हम खाना खाते हैं, गेहूं को खाते हैं, तो फिर ये पंच तत्व तो पृथ्वी में वातावरण में भी उपलब्ध हैं। क्यों हम निराई गुड़ाई करते हैं? हमें तो इनको आकाश से और पृथ्वी से ही ग्रहण कर लेना चाहिए ना। हाँ, यह तो अनहोनी बात हुई। यूटोपिया 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 तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। जो ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह बात हस्तामलकवत सिद्ध होकर रहेगी। यानी हाथ में लिए हुए आंवले की तरह, हस्ताकामलवत। ठीक है ना, हस्त आमलकवत, 3 शब्द है इसमें। हस्त यानी हाथ, आमलक यानी आंवला, वत यानी में, हाथ में। तो देखिए क्या कहता है कि भौतिक जो आवश्यकताएं हैं, इनमें सामंजस्य जो बिठाया जाता है, भौतिक आवश्यकताओं में सामंजस्य जो बिठाया जाता है, वो पश्चिम की ओर देख करके नहीं बिठाया जाता रहेगा। हमें आकाश पाताल एक करना होगा। करता रहा है इंसान, करता रहेगा। जीवन की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। और विज्ञान को इस ओर जाना है, नहीं तो मानव का क्या, सर्व ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। तो यदि हमें अपना विकास करना है, संसार का कल्याण चाहना है, तो विज्ञान को, मनुष्य के इस उधेड़ बुन को, इस उलझन को सुलझाना ही पड़ेगा। और विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की परमावश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाएं। हवा और पानी की तरह बहुतायत से हो जाएं। इफरात का मतलब क्या होता है? बहुतायत। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके और किस्म आदि तो निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दें। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता यानी अधिकता, अधिकता एक प्रश्न चिन्ह। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान था, यह गीत गाइए, हमारा सोने का हिंदुस्तान। किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी।
जिसे दूसरों की बहू बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। राक्षस था जो रक्त पीती थी, जो अभक्ष्य खाती थी, जिसके अकाय शरीर था 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य चाहे धीरे 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 कितनी ही प्रगति कर ले, चाहे वो सोने की नगरी में ही रह ले, लेकिन सोने की नगरी में रहने से क्या उसकी जो आवश्यकताएं हैं या फिर उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं? क्या उसकी महत्वाकांक्षा शांत हो जाती है? तो सबसे पहले गेहूं बड़ा प्रबल है। वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करना चाहेगा। तो क्या कह रहा है? भौतिक आवश्यकताएं, भाई लेखक ये कहना चाहता है कि इसी लेखक लंका नाम की जो सोने की नगरी की बात है उसको करता है। वो कहता है कि वो भले ही सोने की लंका थी भारत में भी, लेकिन वहाँ रावण जैसे विलासी निवास करते थे और उस विलासिता के कारण ही राक्षसता को जन्म दिया। भौतिक आवश्यकताएं पेट की तृष्णा शांत करके मानसिक विलासिता को जन्म देती है। क्या कहता है कि पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वे वासनाओं की क्षुधा जागृत कर बहुत दिनों तक अपने आप को तबाह करना चाहेगा। तो इसका मतलब यही है कि भौतिक आवश्यकताएं पेट की तृष्णा को शांत करके मानसिक विलासिता को जन्म देती है। जब आदमी का पेट भर जाएगा ना तो फालतू की बात करने शुरू कर देगा वो। और यह विलासिता राक्षसी प्रवृत्ति का ही एक रूप है। पेट की भूख शांत होते ही वासनाओं की भूख जागृत हो जाती है। तो क्या कह रहा है वो? प्रचुरता में राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? प्रचुरता में राक्षसता नहीं आए, इसका शांतिपूर्ण उच्च विकासात्मक जीवन के लिए क्या आवश्यक है? अपनी वृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि अपनी वृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। एक तो क्या है? पहला इंद्रियों के संयम का, और दूसरा है वृत्तियों का उधरगामी करने का। तो सीधा सा जवाब क्या है कि इंद्रियों का संयम करें, संयमन, और वृत्तियों को उधरगामी करें। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नहीं होता, ये बुरे ही होता है, छोटा वो आना चाहिए इसमें। बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई। अर्थात बड़े बड़े ऋषि मुनि भी विलासिता के फेर में आ गए और मेनका और उर्वशी, रंभा आदि की एक मुस्कान पर उन्होंने अपना वीर्य स्खलित कर दिया। आज भी देखिए गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। इसलिए उपाय एकमात्र है वृत्तियों को उधरगामी करना। चारों दिशाओं में लगा दो सोच को। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावना की ओर प्रवृत्त कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो। गेहूं पर गुलाब की, और गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। ठीक है ना? तो लेखक यही कहना चाहता है कि शांतिपूर्ण और उच्च विकासात्मक जीवन के लिए विषमता का निग्रह यानी उसका रोकना अत्यावश्यक है। और मनोविज्ञान द्वारा अपनी वृत्तियों को वश में करने हेतु 2 उपाय बताए गए। एक तो इंद्रिय संयमन का, और दूसरा क्या है? वृत्तियों को उधरगामी अर्थात आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर जाना। तो लेखक क्या कहता है कि बलपूर्वक किया गया संयमन भी घातक सिद्ध होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की दमित इच्छाएं एक अप्सरा की मुस्कान पर स्वयं को समर्पित कर देती है। यानी बलपूर्वक, जो ऋषि मुनि बलपूर्वक तपस्या कर रहे थे, उनको ऋषियों को रंभा, मेनका और उर्वशी ने अपने एक मुस्कान पर धराशायी कर दिया। और फिर क्या कहता है लेखक कि गांधी के 30 वर्ष के उपदेश और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। इसलिए हमें एक मात्र उपाय क्या करना है? वृत्तियों को उधरगामी करना है। उधरगामी का यानी मतलब क्या होता है बेटा?
उधरगामी का मतलब होता है अपनी सोच को कई दिशाओं में लगाना है, ऊपर की ओर उठाना है, और शरीर पर मनुष्य की, मानव की, मन की पूर्ण प्रभुता स्थापित करनी है। गेहूं पर गुलाब की, गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होती जा रही है। वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही, राजनीतिक रूप में रक्त की धारा बहाती रही, अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया मानस का संसार का सांस्कृतिक जगत। तो लेखक ये कहना चाहता है कि गुलाब का मतलब है उन्नत भावना, श्रेष्ठ भावना, और सूक्ष्म भावना व उन्नत मानसिकता से सृजित मानव का ये संसार जो है ये वास्तविक है, इसमें मधुर रस है। ठीक है ना। आहा, कैसा वह शुभ दिन होगा, हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानस जगत का नया लोक बसाएंगे। यानी ऐसा दिन कब आएगा जिस दिन हम इस शरीर की आवश्यकताओं को तोड़ करके, छोड़ करके, और मानस जगत का नया लोक बसाएंगे, जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। अर्थात हमारी भौतिक जो वस्तुएं हैं, भौतिक जो इच्छाएं हैं, उन पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा और हम अपने मन की दुनिया में विहार करेंगे, घूमेंगे। गुलाब की दुनिया रंगों की दुनिया है, सुगंधों की दुनिया है, वासनाओं की दुनिया है। भंवरे नाच रहे हैं, गुलाब गूंज रहे हैं, फूल सूंघनी फुदक रही है, चहक रही है, नृत्य गीत आनंद उत्साह, कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे हैं, आंखों से गुलाब झांक रहा है। जब सारा मानव जीवन रंग में, सुगंध में, नृत्य में, गीत में बन जाएगा, वह दिन कब आएगा। तो लेखक क्या कहता है कि जीवन का वास्तविक और मधुर रस क्या है। जहां जीवन का वास्तविक व मधुर रस है, वो यही गुलाब की दुनिया है बेटा। वो कह रहा है ना, यही गुलाब की दुनिया है जहां सुगंध है, प्रेम है, रंग है। यानी कि मनुष्य अपनी संकीर्ण मानसिकताओं को त्याग कर और परिष्कृत भावना के संसार में विचरण करता रहेगा। तो जब सारा मानव जीवन रंग में, सुगंध में, नृत्य में, गीत में बन जाएगा, वह दिन कब आएगा। वह आ रहा है। क्या आप देख नहीं रहे हैं? कैसी आंखें हैं आपकी, शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए, वह अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर ही। सौ के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, और नजर पैदा करनी है तो वो फर्ज पैदा कर। यानी आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ जीवन का वास्तविक और मधुर रस है, वो कहाँ है? गुलाब की दुनिया है। यही गुलाब की दुनिया है। यहाँ क्या है? गुलाब की दुनिया में सुगंध है, रस है, रंग है। यानी कि मनुष्य अपनी संकीर्ण और मानसिकताओं को त्याग कर, भावनाओं को त्याग करके परिष्कृत और विस्तृत भावनाओं के संसार में विचरण करता रहेगा। जब जीवन में उसे आनंद प्राप्त रहेगा, उसे अपनी छिछली वृत्तियों का दास नहीं बन करके रहना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक वृत्तियों को जागृत करके नए संसार को बसाना चाहिए। और ये कब पैदा होगा? जब उसकी नज़र सही होगी। ठीक है ना। जब वो अपने मन को कंट्रोल में करना सीख जाएगा, जब वो गुलाब के नाम पर वासनाओं में नहीं पड़ेगा, जब वो गेहूं के लिए, पेट की भूख को शांति के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करने की बाद बजाय दिमाग से काम लेगा, और वो भूख को कम और अपने सामाजिक दायित्व को ज़्यादा महत्व देगा। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या है? मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजड़ जा रहे हैं, किसके लिए? गेहूं के लिए। गेहूं और गुलाब के बीच क्या है? आवश्यक है संतुलन, आवश्यक है। ठीक है ना।
गुलाब की दुनिया प्रतीक है किसका? मानस का। मानव को मानव किसने बनाया? मानव शरीर में सबसे नीचे का स्थान क्या है? तो छोटे छोटे प्रश्न है, इनको हमें हल करने हैं। एक तो सॉरी उठाओ, निबंधात्मक प्रश्न जो है हमें उन निबंधात्मक प्रश्नों को करना है, ठीक है ना। उन निबंधात्मक प्रश्नों को हमें हल करना है। जैसे ये प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न, इंद्रिय संयमन और वृत्ति उन्नयन से आप क्या समझते हैं? गेहूं और सिर धुन रहा है, खेतों में गुलाब रो रहा है बगीचों में, से क्या तात्पर्य है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये छोटे प्रश्न सभी करने अपन को। लेखक के अनुसार राक्षसता क्या है? गेहूं गुलाब पर विजय प्राप्त करने से क्या तात्पर्य है? गेहूं और गुलाब का संबंध किनसे है? और ये पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। ये होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपके नंबर जाएंगे, ठीक है ना।